हेलो स्टूडेंट्स, परफेक्शन आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश आज आपके सामने उपस्थित हूँ केमिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मेटलर्जी है। मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम लोग किसी भी ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम दियर चीफ ओर। तो आज के क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग यही डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी ओर से मेटल को प्राप्त करते हैं। अब ये ओर क्या है? अभी ये ओर एक यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं। ओर मतलब क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स जो हैं अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं उसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स सब हैं। तो अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, और अगर मेटल की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल है वो एल्युमिनियम है। अर्थ क्रस्ट इज सोर्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स। बहुत सारे जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं सब अर्थ क्रस्ट से ही हम लोग प्राप्त करते हैं। उसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो नॉन मेटल में देखा जाए तो ऑक्सीजन, और मेटल में देखा जाए तो एल्युमिनियम, ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। एल्युमिनियम के बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला मेटल है वो आयरन है। तो ये जो मेटल्स होते हैं ये सारे के सारे मेटल्स फ्री स्टेट में नहीं होते हैं। कुछ मेटल्स जो नॉन रिएक्टिव हैं या लेस रिएक्टिव हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ध्यान से समझिए। तो हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है स्टूडेंट? मेटलर्जी। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि अर्थ क्रस्ट में मेटल्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं। तो नॉन मेटल्स में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, और अगर मेटल में देखा जाए तो एल्युमिनियम जो है वो मोस्ट अबंडेंट मेटल है। ये एलिमेंट है मेटल का और ये नॉन मेटल का। अगर एल्युमिनियम के बाद देखा जाए तो आयरन है, यानी Fe जो है वो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। तो स्टूडेंट्स, ये जो मेटल्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि अर्थ क्रस्ट में आपको कहीं पे ये थोक भाव में मिल गए, एक ही जगह ढेर सारा एल्युमिनियम रखा हुआ है, ढेर सारा एक एल्युमिनियम का भंडार मिल गया। नहीं, आयरन का बहुत बड़ा भंडार मिल गया, वहां से आयरन निकालिए, उसको गर्म करके अपने डिजायर शेप में क्या कर लीजिए, उसको कास्ट कर लीजिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, तो जो आयरन है वो इनफैक्ट क्या होता है, वो किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करके कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है। किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करके क्या करता है, एक कंपाउंड का निर्माण करता है और वो उस फॉर्म में पाया जाता है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये नहीं कि सिर्फ आयरन की बात कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑलमोस्ट अधिकतर एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। तो अगर मेटल की बात करें, चूंकि यहाँ चर्चा हम लोग मेटलर्जी का कर रहे हैं, मेटलर्जी क्या है ये सब बातों को आगे डिस्कस करेंगे, पर अभी फिलहाल ये समझते हैं कि अर्थ क्रस्ट में जो मेटल्स पाए जाते हैं वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं। या तो वो नेटिव स्टेट में होगा या फ्री स्टेट में। क्या होगा? फ्री स्टेट में, या फिर वो कंबाइंड स्टेट में होगा, या फिर वो क्या होगा? कंबाइंड स्टेट में होगा। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम रिएक्टिव हैं, तो वो जनरली फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे जैसे अगर गोल्ड की बात करें, प्लैटिनम की बात करें, तो ये सब ऐसा मेटल है जो लगभग क्या होता है, इनर्ट होता है। इसको हम लोग इनर्ट मेटल के श्रेणी में रखते हैं। इनर्ट मेटल के श्रेणी में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये सब मेटल्स जो है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। और अगर कंबाइंड स्टेट की बात करें तो आयरन जो है वो आयरन नहीं रहेगा, वो Fe2O3 रहेगा। एल्युमिनियम जो है वो इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। कॉपर जो है CuFeS2 के फॉर्म में रहेगा, Cu2S के फॉर्म में रहेगा। और जितने भी मेटल्स हैं सब के सब किसी न किसी सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट के फॉर्म में होता है। जैसे जैसे कैल्शियम है तो वो CaCO3 के फॉर्म में रहेगा, आयरन है तो वो भी FeCO3 के फॉर्म में रहेगा, लेड है तो PbS के फॉर्म में रहेगा। तो बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं वो ज्यादातर जो रिएक्टिव हैं वो कोई न कोई कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बात समझ रहे हैं आप? तो अर्थ क्रस्ट में जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं उसमें कुछ ही ऐसे मेटल्स होते हैं जो इनर्ट मेटल होते हैं, वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे प्लैटिनम, गोल्ड, Ag भी कह सकते हैं। तो ये सब जो है ना, ये सब लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन
जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, वो रिएक्ट करके किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग समझते हैं कि अर्थ क्रस्ट में दो स्टेट में पाया जाता है मेटल्स। अब आगे देखते हैं मिनरल्स किसे कहते हैं, व्हाट आर द मिनरल्स। मिनरल्स किसे कहते हैं, तो वैसे कंपाउंड या एलिमेंट जो नेचर में पाए जाते हैं, फ्री जो नेचर में पाए जाते हैं जिसमें मेटल कंटेनिंग कंपाउंड होता है। व्हाट आर द मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं, तो वैसे कंपाउंड या एलिमेंट्स जो इस नेचर में पाए जाते हैं जिसमें मेटल का कोई एटम होगा, तो वैसे कंपाउंड या एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। कि वैसे एलिमेंट और कंपाउंड विच कंटेनिंग क्या, मेटल एटम्स, मेटल कंटेनिंग एलिमेंट और कंपाउंड फाउंड इन नेचर, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिनरल्स। यानी मिनरल्स वो है जिसमें मेटल का क्या होगा, एटम होगा, उसे हम लोग कहेंगे मिनरल्स। लेकिन कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसमें मेटल है पर उस मेटल का हम लोग एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाते हैं उससे इकोनॉमिकली और इजिली। देखिए हम लोग को जैसे ही देखे, जैसे यानी ऐसे कहिए, दूसरे शब्दों में ऐसे कहिए कि मिनरल्स वो कंपाउंड है जिसमें मेटल्स होगा। व्हाट आर द मिनरल्स, मिनरल्स वो कंपाउंड है, वो एलिमेंट है जिसमें मेटल होगा। यानी जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है जिसमें मेटल होता है उसे हम लोग मिनरल्स कहते हैं, और उसी मिनरल से हम लोग एटम का एक्सट्रैक्शन करते हैं जो मेटल का एटम होगा। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं CaCO3। अब ये क्या है, तो CaCO3 एक मिनरल है, इसमें कैल्शियम मेटल है, तो हम लोग कैल्शियम का एक्सट्रैक्शन इसी मिनरल से करते हैं, इसी मिनरल से हम लोग कैल्शियम को निकालते हैं, तब हम इस मिनरल को क्या बोलेंगे कि ये ओर है। क्या है, ओर। व्हाट आर द ओर्स, इसे ओर्स कहते हैं हम लोग, इसको हिंदी में अयस्क कहा जाता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अयस्क। तो CaCO3 से हम लोग कैल्शियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं, इसलिए CaCO3 एक मिनरल है और इससे हम लोग चूंकि मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो इससे हम लोग ओर भी कहते हैं। तो व्हाट आर द ओर्स, ओर्स किसे कहते हैं, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच, वैसे मिनरल्स जिससे हम लोग, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच वी एक्सट्रैक्ट मेटल इजिली एंड इकोनॉमिकली। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बात को समझना है, वैसे मिनरल जिससे हम लोग मेटल एटम का एक्सट्रैक्शन करते हैं उस मिनरल को हम लोग क्या कहते हैं, ओर। यानी कुछ ऐसे भी मिनरल होंगे जिससे हम लोग इजिली और इकोनॉमिकली अगर मेटल का एक्सट्रैक्शन नहीं करते हैं तो वो सिर्फ मिनरल होगा, वो ओर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कोई आयरन कंटेनिंग FeX है, कोई आयरन कंटेनिंग कोई FeX एक मिनरल है। देखिए ध्यान समझिएगा, हमारे पास दो मिनरल है, एक मिनरल है FeX और एक मिनरल है Fe2O3। इसको हम लोग बोलते हैं हेमेटाइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमेटाइट, इसको बोलते हैं FeX। ठीक है, अब हमारे पास दो मिनरल है, एक है FeX और एक है Fe2O3। तो हम लोगों ने देखा कि अच्छा ये दोनों ही मिनरल है क्योंकि दोनों में ही आयरन का एटम है, तो हम लोग क्या किए कि इससे भी आयरन का एक्सट्रैक्शन किए, इससे भी आयरन का एक्सट्रैक्शन किए। तो जब हम लोगों ने इससे आयरन निकाला तो इससे आयरन निकालने में हम लोगों को ज्यादा लागत पड़ा, बहुत ही डिफिकल्ट रहा निकालना इससे आयरन, और निकालने में जो खर्च हुआ वो बहुत ही ज्यादा हुआ, और जो आयरन की प्राप्ति हुई बहुत कम। मतलब ये बहुत ही टीडियस एक्सट्रैक्शन था, और जो Fe हम लोग प्राप्त किए, इससे जो आयरन निकला वो बहुत ही कम मात्रा में निकला, इतना मेहनत और खर्च के बावजूद। जबकि इसमें क्या था कि कम खर्च में, कम लागत में, ज्यादा अमाउंट में क्या हुआ, तो लार्ज स्केल में क्या हुआ, तो आयरन की प्राप्ति हुई। और इतना ही नहीं, इजिली एंड इकोनॉमिकली, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे Fe2O3 से जब हम लोगों ने आयरन का एक्सट्रैक्शन किया
तो लार्ज स्केल पे हमको Fe मिला भी, हमको ढेर सारा आयरन प्राप्त हुआ, और हम लोगों ने क्या देखा कि इससे आयरन निकाले तो हम लोग आसानी से आयरन निकाल पाए और बहुत ही सस्ते लागत में, बहुत ही कम खर्च में हम लोग लार्ज स्केल पे आयरन को प्राप्त किए। जबकि इसे जब निकाले तो ना ही लार्ज स्केल पे निकला, ना ही आसानी से निकला, और बहुत ही ज्यादा लागत लगा। तो ये FeX जो है वो एक मिनरल होगा, ये एक मिनरल होगा, बट ये ओर नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ओर? क्योंकि इससे हम लोग आसानी से इजिली एंड इकोनॉमिकली हम लोग इससे आयरन नहीं निकाल पाते हैं। जबकि इससे इजिली एंड इकोनॉमिकली हम लोग आयरन निकाल पाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये दोनों मिनरल दोनों है, क्योंकि दोनों में आयरन एटम है, इससे दोनों मिनरल है, बट ये और भी है, ये और भी है, और मिनरल तो है ही, पर ये मिनरल है और और नहीं है। तो सारे के सारे मिनरल्स और होंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन जितने भी ओर्स होंगे वो मिनरल होंगे। तो यहाँ से एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऑल minerals are not ore but all ores are minerals। तो यहां से एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं कि जितने भी मिनरल्स होंगे वो सब के सब ओर हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन जितने भी ओर होंगे वो सब के सब मिनरल होंगे। तो मिनरल्स किसे कहते हैं? तो मिनरल्स किसे कहते हैं? तो वैसा मेटल कंटेनिंग एलिमेंट या कंपाउंड जो नेचर में पाया जाता है उसे हम लोग मिनरल्स कहते हैं। और वो मिनरल जिससे हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं इजिली एंड इकोनॉमिकली उसे हम लोग कहते हैं ओर। सारे के सारे मिनरल्स ओर होंगे ये जरूरी नहीं है, पर सारे के सारे ओर्स जो हैं वो अवश्य क्या होंगे, मिनरल्स होंगे। तो ये तो आप समझ गए होंगे ओर्स और मिनरल्स। अब देखिए ओर्स का कुछ नाम आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऐसे ओर्स हैं जिससे हम लोग कोई मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट आपके सामने है, फॉर्मूला याद हो या ना हो, पर ये याद होना चाहिए कि हेमेटाइट जो है ना वो आयरन का ओर है। मतलब आयरन हम लोग निकालते हैं तो हेमेटाइट से निकालते हैं, और हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ आपको नाम हमेशा ध्यान में रखना होगा, और इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको ध्यान ही रखना होगा कि कौन और किस मेटल का है। जैसे आपसे दे देगा क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि डोलोमाइट किसका ओर है, कौन मेटल का ओर है, तो ये आपको ध्यान, फॉर्मूला नहीं पूछेगा कि डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होगा, इप्सम साल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, नहीं। गैलेना किसका ओर है, तो मेटल आपको याद होना चाहिए कि गैलेना किसका है। अब गैलेना का फॉर्मूला नहीं पूछेगा कि गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है, बट हाँ इतना आपको ध्यान होना चाहिए कि ये किसका ओर है, इससे हम लोग किस मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। जैसे देखिए आयरन है पहले नंबर पे, तो आयरन जब हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं अर्थक्रस्ट से तो आयरन का कुछ और मिलता है। आपको तो मैंने बताया है कि आयरन फ्री स्टेट में नहीं होगा, वो कंबाइंड फॉर्म में होगा। तो आयरन जो है वो हेमेटाइट आपको मिलेगा क्या अर्थक्रस्ट में, तो ये सब मिलेगा, FeS2 मिलेगा, उस FeS2 से बहुत सारे प्रोसेसेस करके आपको Fe का एक्सट्रैक्शन करना है, FeCO3, Fe3O4, Fe2O3, तो ये सब कंपाउंड आपको मिलेगा, ये सब आपको मिनरल मिलेगा, और इससे प्रोसेस करके आपको क्या करना है, तो मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है। तो Fe2O3 को बोलते हैं हेमेटाइट, Fe3O4 को मैग्नेटाइट, FeCO3 को सिडेराइट, और FeS2 को बोलते हैं आयरन पैराइट। तो ये नाम बस याद होना चाहिए कौन किसका है। अगर सोडियम की बात करें तो रॉक साल्ट, रॉक साल्ट जो है आप जानते ही हैं, रॉक साल्ट उसमें मेन कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो NaCl का होता है, और उस NaCl से भी हम लोग क्या करते हैं, सोडियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो रॉक साल्ट एक सोर्स है सोडियम का, सोडियम यहाँ से निकाला जाता है। चाइल्ड साल्ट पीटर अगर देखें तो NnO3 होता है। बोरेक्स, बोरेक्स जो है इसको सुहागा भी बोलते हैं, सुहागा आप जानते हैं, ये Na2B4O7.10H2O हाइड्रेटेड फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे H2O लिखा है। Na2B4O7 जो है इस बोरेक्स से सोडियम का एक्सट्रैक्शन होता है। क्रायोलाइट जो है उसमें Na3AlF6 का फॉर्मूला होता है, इसे सोडियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो इसी तरह से आपको कुछ नाम याद रखना है। जैसे टीन, टीन का एक्सट्रैक्शन हम लोग SnO2 से करते हैं, मतलब अर्थक्रस्ट में टीन जो होता है वो SnO2 के फॉर्म में होता है, उसी से हम लोग Sn का एक्सट्रैक्शन करते हैं। SnO2 का नाम है कैल्सिट्राइट। अगला मेटल हमारे सामने लेड, लेड जो है इसका सिंबल Pb होता है,
और इसको ये निकाला जाता है कौन से ओर से, तो इसके ओर का नाम गैलेना है। गैलेना का फॉर्मूला होता है PbS, मतलब Pb लेड का आइटम होगा और सल्फर होगा, यानी ये एक सल्फाइड ओर है, क्योंकि सल्फर के साथ है इसलिए हम लोग सल्फाइड ओर बोलते हैं। CO3 के साथ अगर रहेगा तो इसे हम लोग कार्बोनेट ओर बोलेंगे, ऑक्सीजन के साथ रहेगा तो ऑक्साइड ओर बोलेंगे, बस एक नाम है। सेरुसाइट जो है वो PbCO3 होता है इसका फॉर्मूला, ये भी क्या है तो लेड का ही एक ओर है। अगला मेटल है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में देखा जाए तो कार्नालाइट, KCl MgCl2 6H2O, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और इप्सम साल्ट। ध्यान दीजिए डोलोमाइट में जो है ना मैग्नीशियम भी है और कैल्शियम भी है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि इसमें किसमें कैल्शियम नहीं है, तो उसमें डोलोमाइट रहेगा। तो डोलोमाइट रहेगा तो ऐसा नहीं है कि आप आगे बढ़ जाइएगा कि डोलोमाइट तो मैग्नीशियम का है, इसमें कैल्शियम भी है, तो ध्यान दे के चलना है आपको। एल्युमिनियम, मेन एल्युमिनियम है, इसका बहुत ही फेमस और है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है Al2O3 और 2H2O। कोरंडम Al2O3। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट में देखिए सोडियम भी है एल्युमिनियम भी है, इसलिए इसे दोनों का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो आप दोनों में अगर इसको यूज कीजिएगा क्योंकि इसमें दोनों मेटल है। कोरंडम जो है या इसको एल्यूमिना भी बोलते हैं, तो एल्यूमिना जो है वो Al2O3 होगा, -4 जो है Al2O3 H2O होता है। देखिए कोरंडम जो है ना Al2O3, ये इनफैक्ट रूबी एंड सैफायर का मेन कंस्टिट्यूएंट है। रूबी एंड सैफायर, नीलम, नीलम पत्थर जो होता है, जो हम लोग अंगूठी में लगाकर पत्थर को पहनते हैं, उसका कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, तो कोरंडम होता है, Al2O3 होता है या एल्यूमिना होता है, जो आप कहिए। तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पोटेशियम के बारे में देखें तो सिल्वाइन KCl होता है, इंडियन साल्टपेटर KNO3, कार्नालाइट KCl MgCl2 6H2O होता है। कार्नेलाइट के बारे में ध्यान दीजिए कि पोटेशियम भी है मैग्नीशियम भी है, इसलिए दोनों में आएगा। कैल्शियम की बात करें, कैल्साइट CaCO3, इसको कहीं कहीं पे कैल्शियम कार्बोनेट भी दे देगा, मार्बल भी दे देगा। मार्बल का भी मेन कंस्टिट्यूएंट CaCO3 ही होता है। मार्बल का भी क्या होता है मेन कंस्टिट्यूएंट, CaCO3 ही होता है। जिप्सम CaSO4 2H2O, ये जिप्सम जो है इसमें कैल्शियम ही होगा। फ्लोस्फर CaF2, इसमें फ्लोरीन होता है। ये तीनों कैल्शियम का ही ओर है, मतलब कैल्शियम इन तीनों से निकाला जाता है। तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि कौन ओर जो है ना किस मेटल का है, इतना ध्यान होना चाहिए। फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट कॉपर। कॉपर की बात करें तो क्यूपराइट, मेलेकाइट, एज्यूराइट, ये सब कॉपर का ओर है। चैल्कोपाइराइट CuFeS2, ये सब कॉपर का ओर है। आपसे इतना ही पूछेगा कि कौन इसमें कॉपर का ओर नहीं है, इस तरह से करके देगा आपसे। जिंक, जिंक की बात करें तो जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन और जिंसाइट। जिंक ब्लेंड का ZnS, कैलेमाइन का ZnCO3, जिंसाइट का ZnO, ये तीनों ही ओर किसका है, तो जिंक का। सिल्वर की बात करें तो हॉर्न सिल्वर बोलते हैं AgCl को। AgCl को क्या बोलते हैं, हॉर्न सिल्वर। अर्जेंटाइट का फॉर्मूला होता है Ag2S, और ये जो Ag है ये सल्फर के साथ मिलकर Ag2S ही बनाता है, और ये ब्लैक कलर का होता है। जैसे कभी कभी देखते हैं कि कोई आभूषण है चांदी का, वो काला पड़ जाता है, तो काला पड़ने का रीजन गंदगी नहीं है, वो क्या करता है Ag यानी सिल्वर की एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सल्फर के साथ कंबाइन करके Ag2S बना देता है, जो ब्लैक इन कलर होता है। तो मरकरी, मरकरी का एक ही ओर है, बहुत ही फेमस ओर है सिन्नेबार, HgS। HgS जो है वो सिन्नेबार होता है, ये बहुत ही फेमस है और ये सिंदूर का मेन कंस्टिट्यूएंट है। सिंदूर में मेनली क्या होता है, HgS होता है। सिंदूर जो है वो मरकरी का ही एक कंपाउंड है HgS, सिन्नेबार का ही वो क्या है, फॉर्म है। बर्मिलियन बोलते हैं इंग्लिश में, सिंदूर को इंग्लिश में बर्मिलियन बोलते हैं। तो सिन्नेबार जो है वो सिंदूर का मेन कंस्टिट्यूएंट है और वो Hg का एक कंपाउंड है। तो यहाँ से भी आपसे पूछा जाता है कि सिंदूर में कौन मेटल होगा, तो Hg होगा। मैग्नीज की बात करें तो पायरोलुसाइट इसका फेमस ओर है, MnO2 इसका फॉर्मूला होता है। यूरेनियम की बात करें तो पिच ब्लेंड इसका फॉर्मूला होता है, और होता है, ये एक रेडियोएक्टिव है। मेन है मोनाजाइट, इसको ध्यान से दीजिए। देखिए मोनाजाइट जो है ये एक रेडियोएक्टिव ओर है। ये मेनली क्या है, थोरियम का एक्सट्रैक्शन इससे किया जाता है। हालांकि इसमें सिर्फ थोरियम नहीं होता है, ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि मोनाजाइट जो ओर है
उसे सिर्फ हम लोग थोरियम ही प्राप्त कर सकते हैं। सीरियम लैंथेनम का ये फॉस्फेट के फॉर्म में होता है, पहला बात। दूसरा बात कि केरल के तट पर बहुत सारे सैंड जो होते हैं मोनाजाइट के पाए जाते हैं, और पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो भारत सबसे बड़ा थोरियम का क्या है, उत्पादक है। और थोरियम कहाँ से प्राप्त करता है, तो मोनाजाइट से। अभी इस पे रिसर्च चल रहा है न्यूक्लियर पावर को लेकर। टाइटेनियम Ti, टाइटेनियम की बात करें अगर, तो टाइटेनियम का जो मुख्य ओर है वो है रूटाइल और इल्मेनाइट। इल्मेनाइट में Fe भी होता है, FeTiO3। तो FeTiO3 हो गया, तो ये इल्मेनाइट है, यानी इल्मेनाइट जो है वो आयरन, उसका भी एक्सट्रैक्शन उससे हो सकता है, टाइटेनियम भी हो सकता है, दोनों होता है उसमें, इसलिए ध्यान देना है। और रूटाइल जो है वो TiO2 होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो ये दोनों ही ओर जो है वो टाइटेनियम का है। तो स्टूडेंट इतना आपको ध्यान रखना होगा। देखने में थोड़ा टफ लगता है, लेकिन आप इसको 2-4 बार 10 बार अगर पढ़ते रहेंगे, बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो दिमाग में रहेगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मिनरल क्या होता है और ओर क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मेटलर्जी। व्हाट आर द मेटलर्जी? मेटलर्जी किसे कहते हैं? देखिए, जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं किसी और से मेटल को निकालने में, इसके स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ये क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम G4। तो हम मुख्य ओर से कैसे कैसे किसी मेटल को निकालते हैं, तो ये सारे प्रोसेस जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटलर्जी। ये इनफैक्ट 5 स्टेप इन्वॉल्व होता है इसमें, 5 स्टेप्स। किसी भी मेटल को निकालने में उसके ओर से टोटल 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या क्या? तो सबसे पहला होता है क्रशिंग। जैसे मान लेते हैं, एक कोई एग्जांपल लेकर चलते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों ने पृथ्वी अर्थ क्रस्ट के माइन से हेमेटाइट को निकाला, Fe2O3 को। अब हेमेटाइट को हम लोगों ने निकाला तो अब उसमें आयरन कंटेंट है, लेकिन वो आयरन तो अकेला है नहीं, Fe ऑक्सीजन के साथ है। तो अब हम लोग चाहते हैं कि उससे प्योर आयरन प्राप्त करें, तो क्या करेंगे? तो या फिर आप ऐसे समझिए, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला का माइन है, दांतेवाड़ा जिला है, छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा एक जिला है, वहां पे बैलाडीला की खान है, बैलाडीला माइंस। वहां से हेमेटाइट का एक्सट्रैक्शन होता है। वहां पे खुदाई करके हम लोग क्या निकाले, हेमेटाइट। अब हेमेटाइट निकाले तो निकालने के बाद टोटल कितना प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होगा प्योर आयरन प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, हेमेटाइट जब निकालते हैं तो वो बिल्कुल मिट्टी जैसा होता है, लाल लाल मिट्टी जैसा होता है। वो मिट्टी जैसा ही है, लगेगा कि जैसे मिट्टी है, पता नहीं कर पाएंगे देख के ऐसे ही कि ये ओर है, इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले उसका क्रशिंग करते हैं। क्रशिंग करने के बाद उसका हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, ओर को साफ करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग करते हैं या फिर कैल्सिनेशन करते हैं। फिर क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, और रिडक्शन करने के बाद प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये 5 स्टेप हो गया, और इन 5 स्टेप करने के बाद ही हमको शुद्ध क्या होगा, मेटल प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्रशिंग में क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में क्या करते हैं, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, प्यूरिफिकेशन क्या है। इन सब चीजों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस होगा, जैसे आपने क्या किया, माइंस से आपने ओर को निकाला, यानी कहिए मिनरल्स को निकाला। अब उस मिनरल को हम लोग और इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उससे हम लोग मेटल निकालने वाले हैं, इसलिए। सारे मिनरल्स को हम लोग और नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सारे मिनरल से मेटल का एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, और अगर है भी तो बहुत टीडियस है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रशिंग। तो जैसे ही आपने ओर निकाला, मिनरल निकाला, आप उसको क्या करेंगे, उसको आप क्या करेंगे, पाउडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, पाउडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, उसका क्रशिंग करके, जैसे और जो होता है वो पत्थर जैसा होता है, बड़ा बड़ा चट्टान जैसा होता है, रॉक फॉर्म से हम लोग क्या करते हैं,
पाउडर फॉर्म करते हैं। रॉक से क्या करते हैं, रॉक से हम लोग क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रशिंग। क्रशिंग जब हो जाता है, जब पाउडर फॉर्म में हो गया और, तो सेकेंड में क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड में हम लोग करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। दूसरा प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होता है कि इम्प्योरिटी को हम लोग रिमूव करते हैं। अनवांटेड इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय डिफरेंट प्रोसेसेस। अनवांटेड impurities are removed by different methods. देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में हम लोग क्या करते हैं कि अनवांटेड इम्प्योरिटी को डिफरेंट सुटेबल मेथड के द्वारा हम लोग ओर से अलग करते हैं। अब आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि आखिर ये सुटेबल मेथड क्या है, डिफरेंट सुटेबल मेथड क्या है। तो देखिए अलग अलग ओर के लिए हम लोग अलग अलग मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे नहीं समझे तो ऐसे समझिए, जैसे एक होता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हेमेटाइट है। अब हेमेटाइट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक रोलर लेते हैं, इस पे एक कन्वेयर बेल्ट होता है इस तरह से, और ये मूव कर रहा होता है इस तरह से, ये मूव कर रहा होता है, ये इस तरह से क्या हो रहा होता है, मूव कर रहा होता है। हम लोग क्या करते हैं कि इस पे क्या करते हैं कि और पाउडर फॉर्म ऑफ ओर को यहाँ पे डालते हैं ऊपर से इस तरह से, ये क्या है, ओर है, ये क्या है, ओर है। अब ये जो रोलर होता है वो कैसा होता है, मैग्नेटिक। ये कैसा रोलर होता है, मैग्नेटिक। अब इधर घूम रहा है तो ये बेल्ट इधर जाएगा और ये इधर आएगा। फिर जैसे ही हम लोग और पाउडर फॉर्म ऑफ ओर को जैसे इस पे डालेंगे, तो जो इम्प्योरिटी अट्रैक्ट नहीं होगा मैग्नेट के तरफ, वो इधर चला जाएगा, इनर्शिया के कारण इधर फेंका जाएगा। और जो ओर मैग्नेटिक होगा, अब चूंकि ये आयरन का ओर है तो ओर पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक होंगे, तो ये जो है इस पे चिपका हुआ रहेगा, क्योंकि ये रोलर जो है ना वो मैग्नेटिक है। और यहाँ पे एक ब्रश होगा इस तरह से, ये ब्रश टच में रहेगा बेल्ट के, नीचे कंटेनर लगा होगा, ये सारे और पार्टिकल को इसमें क्या कर लेगा, कनेक्ट कर लेगा, इसमें क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है। तो सुटेबल मेथड हम लोग इसीलिए अप्लाई करते हैं कि कौन ओर का नेचर कैसा है, उस हिसाब से हम लोग अपना काम करते हैं। जैसे यहाँ पे ओर पार्टिकल जो था, यहाँ पर जो ओर्स था वो मैग्नेटिक था, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता था। तो मैग्नेटिक होने के कारण हम लोग क्या किए कि इसको मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से इसके इम्प्योरिटीज को हटाए, क्योंकि इम्प्योरिटीज जो है यहाँ पे, इम्प्योरिटीज जो है बालू है, मिट्टी है, तो वो सब क्या है, नॉन मैग्नेटिक है। क्या है, नॉन मैग्नेटिक। तो जैसा ही पाउडर्ड ओर को इस बेल्ट पे डाला जाएगा और ये घूम रहा होता है, तो ये क्या होगा कि जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी है वो इधर फेंका जाएगा, और जो मैग्नेटिक ओर है वो इस बेल्ट पे चिपक कर इधर आएगा। यहाँ पे एक बेल्ट लगा होगा, बेल्ट उसको क्या करेगा, इस कंटेनर में कलेक्ट कर लेगा। हो गया अलग, इम्प्योरिटीज इधर और यहाँ पे ओर अलग। तो इम्प्योरिटी और ओर देखिए किस तरह से सेपरेट हो गया। इस मेथड को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इस मेथड के द्वारा हम लोग किसको सेपरेट करते हैं, तो आयरन के ओर को, टंगस्टन के ओर को, टंगस्टन के ओर को भी हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड के द्वारा सेपरेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद इस मेथड के द्वारा हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SnO2 करते हैं। SnO2 जो है इसका भी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन इसी मेथड से करते हैं, क्योंकि SnO2 जो है वो मैग्नेटिक होता है। SnO2 क्या होता है, मैग्नेटिक। तो इस मेथड के द्वारा हम लोग सेपरेट करते हैं। एक और प्रोसेस है, एक और है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्या होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्या होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से हम लोग सल्फाइड ओर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। सल्फाइड ओर का, सल्फाइड ओर किसे कहते हैं, तो जिसमें सल्फर है, जिसमें सल्फर है, जैसे ZnS,
PBS, HGS, ये सब क्या है? सल्फाइड ओर है, सल्फर कंटेनिंग ओर है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है किससे? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से। अब आप कहेंगे सर ये फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्या होता है, इसको समझिए। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में क्या होता है कि हम लोग पाइन ऑयल डाल के एनिलीन और सिरिसोल कंपाउंड डालकर, ये सब आपसे नहीं पूछेगा, तो क्या करते हैं हम लोग? फोम बनाते हैं, झाग तैयार करते हैं। और वो झाग क्या होता है कि झाग के सरफेस पे और पार्टिकल चिपक जाता है। अब आप ही देखिए, डिटर्जेंट वगैरह घोलते हैं, आप जब कपड़ा धोते हैं डिटर्जेंट वगैरह को घोलते हैं तो देखते होंगे कि झाग ऊपर आ जाता है और पानी क्या होता है? लिक्विड नीचे रहता है। तो जैसे ही सल्फाइड ओर को इसमें डाला जाता है, और पार्टिकल जो है ना इसके सरफेस पे चिपक जाता है, फोम के सरफेस पे क्या चिपक जाता है? और पार्टिकल। और इम्प्योरिटीज जो है वो नीचे बैठ जाता है। नीचे क्या बैठ जाता है? इम्प्योरिटीज। एनिलीन और सिसोल को यूज किया जाता है एज ए फोम स्टेबलाइजर, ताकि ज्यादा देर तक फोम रहे, स्टेबल रहे। तो जैसे ही सल्फाइड ओर को डाला जाता है इसमें, तो क्या होता है कि झाग के सरफेस पर और पार्टिकल चिपक जाता है और इम्प्योरिटी जो है लिक्विड में रहता है। हम लोग क्या करते हैं? झाग को निकाल लेते हैं ऊपर, झाग को निकाल के सेपरेट कर लिए, उसको सुखा दिए, सुखाने के बाद झाग वगैरह खत्म हो जाता है और प्योर बच जाता है। इम्प्योरिटी कहाँ रह जाता है? लिक्विड में। तो इस मेथड को कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। एक होता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, जिसमें क्या होता है? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में क्या होता है? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में क्या होता है? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं? हम लोग का पानी के करंट के द्वारा, मतलब ऐसे समझिए कि वाटर स्ट्रीम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? और पार्टिकल को साफ करते हैं, जिसमें क्या होता है? इम्प्योरिटी लाइटर होता है और पार्टिकल्स हैवी होता है। तो जब फ्लो ऑफ वाटर से उसको पास कराया जाता है तो इम्प्योरिटी जो है वो पानी के साथ आगे बह जाता है और पार्टिकल जो है वो नीचे बैठ जाता है। तो हैवी और पार्टिकल जो है वो इस मेथड के द्वारा उसको क्या किया जाता है? कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है। तो देखिए, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और। तो उसके नेचर के हिसाब से, कोई मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक सेपरेशन, सल्फाइड और है वो झाग पे चिपक रहा है तो वो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, और हैवी है तो उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से हम लोग करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और होने के बाद, जब आपका और पार्टिकल बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, तो साफ सुथरा होने के बाद आप क्या करेंगे? तो उसके लिए जो तीसरा स्टेप है वो है रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। वो क्या है? रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग क्या होता है और कैल्सिनेशन क्या होता है? दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों अलग अलग ओर के लिए अप्लाई करते हैं। देखिए, रोस्टिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी भी ओर को गर्म करते हैं बिलो मेल्टिंग पॉइंट। रोस्टिंग में क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड और आर हीटेड, concentrated or heated below melting point in presence of air, in presence of air, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसको हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं? हीट करते हैं। जैसे जैसे पीबीएस है, ठीक है, तो पीबीएस में ऑक्सीजन है नहीं तो इसको हम लोग अलग से ऑक्सीजन देकर और हीट करते हैं। और बिलो मेल्टिंग पॉइंट, याद रखिएगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर तक ही हम उसको गर्म करते हैं। तो इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि ये मेटल जो है ना वो क्या हो गया? मेटल के ऑक्साइड में परिवर्तन हो गया। पीबीएस जो था वो पीबीओ बन गया। जिंक सल्फाइड रहेगा, O2 के साथ ये करें, हीट कराएंगे तो क्या होगा? जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और प्लस क्या होगा? SO2। अब SO2 गैस है, ये गैस के फॉर्म में निकल जाएगा इस तरह से। मतलब आपने क्या किया? मेटल का ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, तो हम इसे क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। ठीक है। कैल्सिनेशन क्या होता है भाई? क्या ये अलग है? तो कैल्सिनेशन अलग कुछ नहीं है, जिसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी है, जैसे कोई ऑक्साइड और है या कार्बोनेट और है, तो उसको ऑक्सीजन अलग से नहीं देना है, बस उसको इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करना है। क्या करना है इसमें? क्या करना है? कॉन्सेंट्रेटेड और आर हीटेड, concentrated or are heated
बिलो मेल्टिंग पॉइंट इन एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर में हम लोग इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। जैसे नहीं समझे आप, जैसे CaCO3 है तो इसको हम लोग हीट करेंगे बिना ऑक्सीजन के, तो बनेगा CaO प्लस CO2 गैस। अब ये बनेगा सॉलिड, ये बनेगा सॉलिड, ये बनेगा गैस, और ये था क्या, सॉलिड था। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिर से क्या हो गया, मेटल का ऑक्साइड ही फॉर्मेशन हुआ, मेटल का ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन हुआ। तो कार्बोनेट ओर जो है, ये जैसे कार्बोनेट ओर है, तो इस कार्बोनेट ओर को क्या किया जाता है, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है। क्या उद्देश्य है, ऑक्साइड और बनाना, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करना। ये बन क्या रहा है, देखिए यहाँ पे, तो ये बन रहा है मेटल ऑक्साइड, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, मेटल ऑक्साइड। तो आपसे पूछेगा कि मेटल, आपसे पूछेगा कि बताइए रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का पर्पस क्या होता है, क्यों हम लोग रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करते हैं। तो सिंपल सा बात है, मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए। क्या करने के लिए, मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पर्पस ऑफ रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन टू फॉर्म क्या, मेटल ऑक्साइड। अच्छा, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में एक चीज और ध्यान देना है कि बिलो मेल्टिंग पॉइंट दोनों में हीट कर रहे हैं, यानी कैसा रहेगा, तो सॉलिड स्टेट में रहेगा। और किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा। क्यों रहेगा सॉलिड स्टेट में, रोस्टिंग हो चाहे कैल्सिनेशन हो, दोनों में हम लोग मेल्टिंग पॉइंट के कम ही टेम्परेचर तक गर्म कर रहे हैं, यानी पिघलेगा नहीं। मेल्टिंग पॉइंट से अगर ज्यादा टेम्परेचर करेंगे तब ना वो लिक्विड बनेगा। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपने देखा कि रोस्टिंग हो या कैल्सिनेशन हो, दोनों में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटल के ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कैसे, हीट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अगर रोस्टिंग कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, अगर कैल्सिनेशन कर रहे हैं तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग हीट कर रहे हैं। दोनों का रिजल्ट सेम है, क्या, मेटल के ऑक्साइड का फॉर्मेशन। अब जब मेटल का ऑक्साइड बन गया तो हम लोग तो मेटल प्राप्त करना है, मेटल का ऑक्साइड हम लोग प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। हम लोग क्या पर्पस था हमारा, कि हम लोग मेटल शुद्ध प्राप्त करें, सिर्फ जिंक, सिर्फ पीबी, न कि पीबीओ और जेडेनओ। तो फिर क्या करेंगे, अब हमारे लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो ये ऑक्सीजन क्रिएट कर रहा है। ये अगर ऑक्सीजन यहाँ से हट जाए तो हम लोग क्या करेंगे, शुद्ध मेटल प्राप्त कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो अगला प्रोसेस होगा हमारा वो क्या होगा, रिडक्शन। अगला प्रोसेस क्या होगा, अगला प्रोसेस हमारा होगा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, तो इस ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मान लेते हैं कि जेडेनओ है, ठीक है। तो अब ये रिडक्शन का भी कई टाइप है। जैसे होता है कार्बन रिडक्शन, एक क्या होता है, कार्बन रिडक्शन। मतलब अगर हम कार्बन के हेल्प से रिडक्शन कर दें, कार्बन के हेल्प से क्या कर दें, रिडक्शन कर दें। जैसे मान लेते हैं हमारे साथ है जिंक ऑक्साइड, अब इसको हम लोग कार्बन के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, जेडएनओ और सी, तो जिंक प्लस CO2 गैस। अब क्या होगा, CO2 गैस उड़ जाएगा, जिंक सॉलिड बच जाएगा, जिंक क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में बच जाएगा। तो ये मेथड जो है, ये मेथड जो है, ये मेथड से हम लोग क्या करेंगे, तो जिंक ऑक्साइड से जिंक में बदल देंगे, जिंक ऑक्साइड से जिंक में बदल देंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स दूसरा मेथड जो है वो है, ये तो हो गया कार्बन रिडक्शन, या फिर कोई जरूरी नहीं है ऐसा। जैसे मान लेते हैं कि Fe2O3 है, अब Fe2O3 है, इसको भी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करेंगे तो ये क्या होगा, Fe प्लस CO2 देगा। तो इस तरह से बहुत सारे, कुछ भी यूज कर लेता है, कार्बन हो या कार्बन मोनोऑक्साइड हो, वो यूज करने के बाद क्या देता है, तो गैस के फॉर्म में देता है और ये मेटल हमको शुद्ध प्राप्त हो जाता है। ये हो गया कार्बन रिडक्शन। एक होता है एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं Fe2O3 है, मान लेते हैं हमारे सामने क्या है, Fe2O3 है, इसको हम लोग क्या करते हैं, Fe2O3 है, इसको हम लोग एल्युमिनियम के साथ हीट करते हैं तो क्या होता है कि Fe प्लस Al2O3 बनाता है, ये शुद्ध Fe हमको प्राप्त हो जाता है। एक होता है ऑटो रिडक्शन,
एक होता है हमारे सामने ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स? तो ऑटो रिडक्शन में क्या होता है कि जैसे HGS है, इसको हम लोगों ने हीट किया था O2 में, तो क्या बना था HgO प्लस SO2। अब ये तो गैस के फॉर्म में निकल गया, तो ये HgO इस HGS के साथ मिलकर अपने खुद से ये रिड्यूस होकर क्या बना लेता है Hg प्लस SO2। तो ये शुद्ध मेटल हमको प्राप्त हो गया, शुद्ध मेटल हमको प्राप्त हो गया कि नहीं? तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो रिडक्शन। एक होता है हाइड्रोजन रिडक्शन, एक होता है हाइड्रोजन रिडक्शन। हाइड्रोजन रिडक्शन में क्या होता है, जैसे अब मान लेते हैं टंगस्टन का ऑक्साइड है WO3, इसको H2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये W प्लस H2O देता है, ये टंगस्टन हमको शुद्ध प्राप्त हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन रिडक्शन। तो हम लोग का उद्देश्य क्या है? ऑक्सीजन को निकालना। हम लोग का उद्देश्य क्या है? ऑक्सीजन को निकालना। तो ऑक्सीजन को निकालने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा सब्सटेंस देकर बाहर से ऐड करके, जैसे ये H2 दिए WO3 को, इसको हम लोग क्या दिए ऑक्सीजन दिए, ये तो ऑटो रिडक्शन है। इसको हम लोग कार्बन दिए, इसको हम लोग एल्युमिनियम दिए। ये रेल ट्रैक के बिल्डिंग में यही यूज होता है। रेल ट्रैक, रेलवे का जो पटरी होता है उसके बिल्डिंग में हम लोग यही यूज करते हैं। जैसे हम लोग को Fe से आयरन से जोड़ना होता है रेलवे ट्रैक को, तो हम लोग Fe2O3 ले जाते हैं और एल्युमिनियम डाल के उसको हीट करते हैं। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। ये प्रोसेस कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। तो फिर क्या होता है कि Fe बनाता है प्लस Cl2O3, तो Fe का डिपोजिट वहां हो जाता है और रेलवे ट्रैक में बिल्डिंग हो जाता है। तो स्टूडेंट हमारा उद्देश्य क्या था? ऑक्सीजन को हटाना। तो रिडक्शन करके हम लोग उस ऑक्सीजन को हटा दिए। हम लोग को ऊपर से कुछ ऐड करना पड़ा तो ऐड किए। जब ऐड करना पड़ा स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग स्मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग। इसमें क्या होता है, स्मेल्टिंग में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है ना, इनफ्यूजिबल इंप्योरिटीज होते हैं मेटल में। इनफ्यूजिबल इंप्योरिटी कहने का मतलब कि हम लोग तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 4 कर चुके हैं ना, हम लोग तो इंप्योरिटी को निकाल चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंप्योरिटीज होते हैं जो फ्यूजिबल नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से कोई सब्सटेंस डाल के उसको फ्यूजिबल बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग में क्या होता है? स्मेल्टिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स कि इसमें क्या होता है कि मेटल को हम लोग प्राप्त करते हैं। मेटल इज ऑब्टेन्ड, मेटल इज ऑब्टेन्ड either as element or compound from ores by heating beyond melting point in presence of some agent। देखिए कुछ एजेंट के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं कि और मेटल और को हम लोग हीट करते हैं, और हीट करने से क्या होता है कि उससे हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध मेटल या शुद्ध कंपाउंड, और का कंपाउंड या और एलिमेंटल फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी हो उस फॉर्म में हम लोग प्राप्त करते हैं। अब आप कहिएगा कि ये बात हम नहीं समझे, कोई बात नहीं, इसको देखिए फिर से देखते हैं, समझाते हैं आपको। जैसे देखिए मान लेते हैं कि हम लोग के पास CaO, या फिर ऐसे भी कहिए, देखिए स्मेल्टिंग में क्या होता है, कहीं कहीं पे ऐसा भी आपको मिलेगा, एक ऐसा प्रोसेस, इसमें क्या होता है ना कि बियॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ओर्स जो होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा, क्योंकि बियॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। तो ये बात आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, ओर्स इन लिक्विड स्टेट। या फिर ऐसे भी कहीं कहीं लिखा हो रहेगा कि स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस इन विच इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी मेड फ्यूजिबल बाय एडिंग सम एक्सटर्नल एजेंट। जैसे होता क्या है कि कहीं कहीं पे कोई ऐसा कंपाउंड है जहां पे इम्प्योरिटी के तौर पे क्या होता है,
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड यूज करता है कि कहीं कहीं पे ऐसा भी आपको मिलेगा कि कुछ इम्प्योरिटीज ऐसे होते हैं जो इनफ्यूजिबल होते हैं, वो ओर्स में पहले से प्रेजेंट होता है, इवन आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और उसको हम लोग रिमूव नहीं कर पाते हैं। तो उसको फ्यूजिबल बनाने के लिए हम लोग कुछ एक्सटर्नली कोई सब्सटेंस के साथ उसको हीट करते हैं। इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि CaO हम लोग के पास इम्प्योरिटी के तौर पे है, कोई और है, उसमें CaO क्या है, इम्प्योरिटी। अब CaO इम्प्योरिटी है तो ये है कैसे, बेसिक। ये कैसा है, बेसिक। तो हम लोग क्या करते हैं कि CaO इम्प्योरिटी है, इनफ्यूजिबल है, इसको हम लोग निकाल नहीं पाए इतना कॉन्सेंट्रेशन ऊपर करने के बाद भी। तो CaO को हम लोग क्या करेंगे, SiO2 के साथ हीट करेंगे। अब ये बेसिक है तो ये कैसा है, एसिडिक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स। तो अगर इम्प्योरिटी बेसिक था तो हम लोग उसको एसिडिक फ्लक्स के साथ हीट करेंगे। अब बनाएगा CaSiO3, बनाएगा क्या, स्लैग, बनाएगा क्या, स्लैग। तो अब ये जो है ना वो फ्यूजिबल हो जाता है, ये क्या हो जाता है, फ्यूजिबल। और ये था कैसा, इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी था, इनफ्यूजिबल था। तो आप देख रहे हैं, इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी को फ्यूजिबल बनाने के लिए हम लोगों ने एक एजेंट के साथ हीट किया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स। और ये बनाया क्या, तो बनाया स्टूडेंट क्या, स्लैग, बनाया क्या, स्लैग। तो व्हाट आर द स्लैग, तो स्लैग देख रहे हैं आप कि बस वो इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी को फ्यूजिबल जब बनाए तो वो फ्यूजिबल इम्प्योरिटी हमारा क्या है, स्लैग। तो इस तरह से करके हम लोग इम्प्योरिटी को बाहर निकालते हैं। तो अगला प्रोसेस जो है हमारे सामने स्टूडेंट्स, वो है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन में क्या होता है कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। कभी कभी क्या होता है कि इंक्लाइन प्लेन पे हम लोग क्या करते हैं, इंक्लाइन प्लेन पे हीट करते हैं। इंक्लाइन प्लेन पे जैसे क्या होता है कि एक इंक्लाइन प्लेन होता है इस तरह से, और यहाँ पे क्या होता है, मेटल होता है। जैसे इस तरह से इंक्लाइन प्लेन है और इसको हम लोग नीचे से हीट करते हैं इस तरह से, और यहाँ पे मेटल है पाउडर्ड फॉर्म में। और यहाँ पे कंटेनर है। तो होता क्या है कि कुछ इंक्लाइन प्लेन पे जब हम लोग हीट करते हैं तो वैसे मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है वो लिक्विड बन के और इसमें आकर जमा होता है। जो इम्प्योरिटी होता है वो इसके साथ फ्लो नहीं करता है। एक मेथड है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि गर्म करके इसको वेपराइज कर देते हैं। तो मेटल जो है वो वेपराइज हो जाता है, और मेटल वेपराइज होने के बाद उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। एक क्या होता है, जोन रिफाइनिंग मेथड। एक क्या होता है, जोन रिफाइनिंग मेथड। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये जनरली किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, सेमीकंडक्टर ऑफ हाई प्योरिटी। हाई प्योरिटी के सेमीकंडक्टर को प्राप्त करने के लिए इस मेथड को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये मेथड में होता क्या है स्टूडेंट, जोन रिफाइनिंग में, इसको समझते हैं। जोन रिफाइनिंग में क्या होता है कि एक मेटल रॉड होता है इस तरह से, और ये मेटल होता है इम्प्योर, ठीक है। इसके ऊपर एक रोलर होता है, हीटर होता है ये, इनफैक्ट ये क्या होता है, मूवेबल हीटर। और ये एक इंड से दूसरे इंड तक इस तरह से मूव करता है। ये हीटर होता है, ये गर्म होता है और धीरे धीरे मूव करता है। जब ये मूव करता है तो इसके अंदर का इम्प्योरिटी भी लिक्विड स्टेट बन जाता है, लिक्विड स्टेट होकर धीरे धीरे आगे मूव करता है। यहाँ आने के बाद हीटर को बंद कर दिया जाता है, फिर हीटर को यहाँ ले जाया जाता है। उसके बाद हीटर को आगे बढ़ाया जाता है गर्म करके, ऑन करके, फिर इस इंड पे लाके हीटर को यही प्रोसेस बार बार किया जाता है। तो सारे इम्प्योरिटी जो है इस कॉर्नर पे आके क्या होता है, कलेक्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ से इसको काट कर हटा दिया जाता है। तो अब जो मिलता है वो हाई प्योरिटी का मिलता है। तो हाई प्योरिटी को मिलने के बाद हम लोग इसे क्या करते हैं, प्योर मेटल जो आपका सेमीकंडक्टर उसे प्राप्त किया जाता है। तो जोन रिफाइनिंग मेथड से सेमीकंडक्टर ऑफ हाई प्योरिटी प्राप्त किया जाता है। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में क्या होता है, जनरली जिंक, सोडियम वगैरह जो है ना, ये सब को इसी मेथड के द्वारा क्या किया जाता है, तो प्यूरिफाई किया जाता है। इसमें क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं हम लोग। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं जिसके कारण कैथोड पे ये सब क्या होता है, जमा होता है। कहाँ पे जमा होता है, कैथोड पे, कैथोड पे डिपॉजिट होता है। तो ये मेथड जो है बहुत ही फेमस मेथड है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इस मेथड में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करा के
और उसे प्राप्त करते हैं हम लोग कैथोड पे मेटल को। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्राइटिक मेथड से कौन कौन किया जाता है, तो जिंक, सोडियम या फिर Ag, ये सब जो है ना इसी से किया जाता है। सेमीकंडक्टर ऑफ हाई प्योरिटी से कौन कौन, तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब का प्योरिफिकेशन हम लोग इस मेथड से करते हैं। तो स्टूडेंट, इतने सारे प्रोसेसेस के बाद हम लोगों को शुद्ध मेटल प्राप्त होता है जो हम चाहते हैं। बाकी फिर इसका आप एलॉय बनाइए, कोई दूसरे अपने डिजायरेबल एलॉय बनाइए या फिर दूसरे शेप में मोल्ड कीजिए, वो आप पे निर्भर करता है। देखिए स्टूडेंट, कितना प्रोसेस होता है जब हम किसी और से किसी मेटल को प्राप्त करते हैं। आई होप ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।